हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा और स्वागत है आपका अभ्युदय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी आ जाएं ताकि आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। आज का जो सेशन है वो थोड़ा खास है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाई वो बेसिकली फंडामेंटल भी थी और करंट से थोड़ा सा इंटरलिंक भी थी। बट आज मैं कुछ ऐसे करंट टॉपिक की बात करूंगा जो आपके एग्जाम में काफी मायने रखते हैं। जी, वो सभी से मिले जुले करंट है। ठीक है, तो चलिए आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज करंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर वनडे एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जो करंट होता है वो वन लाइनर होती है। लेकिन अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में जो करंट का टॉपिक होता है वो वन लाइनर नहीं होती। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, है ना। हम किसी भी करंट को अगर लेते हैं तो उससे इंटरलिंक करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ करंट को इंटरलिंक करने की आदत डालूं या प्रैक्टिस कराऊं। आज जो भी मैं क्लास में जो भी करंट पढ़ाऊंगा तो इससे प्रीवियस में मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उससे किस तरीके से इंटरलिंक करना है आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी। ध्यान दीजिएगा कि ये आपके मेंस के लिए भी है और आपके प्री के लिए भी है। वैसे तो अगर देखा जाए तो प्री सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे ख्याल से मेंस और प्री की प्रिपरेशन कभी भी अलग अलग नहीं होती, एक ही साथ होती है। क्लियर है? लिखने की प्रैक्टिस की बात अलग है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी, आप सभी लगभग लगभग आ चुके हैं क्लास में। गुड आफ्टरनून रुचि, सिट्टू, विनीत, शैलेश, यूनिस, विनीत, रितेश। चलिए आप सभी का स्वागत है अभ्युदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अपने क्लासरूम की ओर चलते हैं। तो करंट की बात करें तो सबसे पहला करंट क्या है आज का ले लेते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हाल ही में एक टेलीस्कोप ने पृथ्वी के किनारे किनारे घूम रहे एक प्रकार के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, रॉकेट बूस्टर बिकम अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। मतलब एक प्रकार का रॉकेट बूस्टर जो है वो हमारे अर्थ के किनारे किनारे ट्रेवल कर रहा था, है ना। शुरुआत की बात करें तो हमें पहले ये नहीं पता था कि ये एक रॉकेट का बूस्टर है ना। हमने उसे सोचा था कि ये एक क्षुद्र ग्रह है और हमने उसे नाम भी दे दिया। तो अब ये जो रॉकेट बूस्टर जो अभी हमने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में, मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इसे जो परिभाषित किया है ना, ये क्या है, किसका है ये रॉकेट बूस्टर और किस प्रकार के कैमरे ने इसका पता किया है, हम इन सब के बारे में पता करते हैं। प्रिया शर्मा गुड इवनिंग बच्चे, बिंदु गुड इवनिंग, हरिकेश गुड इवनिंग। गाइस, सितंबर 2020 की हम बात करें तो सितंबर में नासा का एक फंडेड पैन स्टार वन टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया एक अननोन ऑब्जेक्ट को, एक ऐसे वस्तु को जिनका नामकरण नहीं पता था, जो क्या कर रहा था, आकाश में हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसमें घूम रहा था वक्रीय कक्षा में। ठीक है, यानी कि फिर से ध्यान सुनिएगा, सितंबर महीने में नासा द्वारा वित्त पोषित, मतलब नासा के द्वारा फंडेड यानी कि नासा के द्वारा संचालित बोल सकते हो, पैन स्टार RS1। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि एक टेलीस्कोप है, इसका क्या काम है हम आगे डिस्कस करेंगे। पैन स्टार R1S टेलीस्कोप ने एक इसमें एक वर्कीय कक्षा में, मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या वृत्तीय कक्षा में ही तो घूमेगा पृथ्वी के, है ना। वृत्तीय कक्षा में भ्रमण करते हुए एक अजनबी पिंड की खोज की, मतलब एक ऐसा पिंड, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें पता नहीं था। और ये जो पिंड है पृथ्वी के कहाँ पे था, मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, मतलब आप ये बोल सकते हो NEO में। अब ये NEO क्या है, लियो क्या होती है, जियो क्या होती है, मैं आपके क्लास में बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, तो आपको यहाँ पे आज समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब गाइस, अगर हम बात करें प्रारंभ में, मतलब सबसे पहले जब हमने इसे देखा तो इस पिंड को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक एक क्षुद्र ग्रह समझा गया था। मतलब स्टार्टिंग में जब इस कैमरे ने, रेडियो टेलीस्कोप ने जब देखा
तो हमें ये पता चला कि क्या है कि एस्ट्रॉइड्स है जो क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और इसी कारण से माइनर प्लेनेट सेंटर कहाँ पे है, आपके नासा में ही है, ठीक है, उनका एक सेंटर है। तो माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा इनका नाम भी रख दिया। अब इसका नाम क्या है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। सर स्लाइड स्लो मूवमेंट मूव करें, बच्चे वो तो है ही, ठीक है। तो ये जो है आपका जाके माइनर प्लेनेट ने इसका नाम भी रख दिया। उन्होंने सोचा कि भाई एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, लेकिन जैसे जैसे मतलब हमने इस पर रिसर्च आगे बढ़ते गए, हमें पता चला अरे नहीं, ये क्या है, एक क्षुद्र ग्रह नहीं है, ये एक प्रकार का रॉकेट बूस्टर है। ध्यान दीजिएगा कि हालांकि वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि 2020 SO, ध्यान दीजिएगा इसका नाम क्या रख दिया गया, 2020 SO। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पीटी में कि ये 2020 SO जो है वो क्या है, एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, एक प्रकार का ग्रह है, एक प्रकार का कोई व्हीकल है, एक प्रकार का क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2020 SO है वो एक प्रकार का रॉकेट बूस्टर है, ठीक है, जो अभी हमने कहाँ पाया है इसे, NEO में, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में पाया है। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि 2020 SO नामक यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट पृथ्वी का एक निकटवर्ती पिंड है, मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, एक रॉकेट बूस्टर है, जिसे नासा के सर्वेरियर अंतरिक्ष यान को वर्ष 1966 में चंद्रमा की ओर भेजने में यूज किया गया था। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से इंटरलिंक हम करेंगे कि गाइस, पहले तो हमने इसे क्या माना, एक क्षुद्र ग्रह माना। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, वैसे ग्रह को जो ग्रह पहले एक पूरे के पूरे ग्रह थे, बट आदि काल में समय के साथ साथ जब वो ग्रह किसी दूसरे ग्रह से टकरा गए, तो दूसरे ग्रह से टकराने के बाद वो ग्रह चूर चूर होकर टुकड़ों में बट गया, और उन्हीं टुकड़ों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो हमें लगा कि कोई क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष से आकर के हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में आ गया, ठीक है, तो हमने उसका नाम 2020 SO नाम दे दिया। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई साहब, ये जो आपका पिंड है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, जो हमारी पृथ्वी के कक्षा में चारों तरफ से घूम रहा है, ये एक प्रकार का रॉकेट बूस्टर है। और ये जो रॉकेट बूस्टर है वो किस यान से, नासा के सर्वेरियर अंतरिक्ष यान, ध्यान दीजिएगा, नासा के सर्वेरियर अंतरिक्ष यान का रॉकेट बूस्टर है, जो कब भेजा गया था, 1966 में चंद्रमा की ओर भेजा गया था, ठीक है। चंद्रमा की ओर भेजने के बाद वहां से वापस पूरे इतने सालों में ट्रेवल करता हुआ हमारे पृथ्वी के ऑब्जेक्ट में, हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में आकर के ये मतलब पता लगा हमारे को, ठीक है। राजा शर्मा सर बहुत बहुत थैंक्स फॉर बायलिंगुअल। अब पिछले 3 क्लास से ये बायलिंगुअल ही हो रही है, क्योंकि थोड़ा टाइम आप सबके लिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, नेक्स्ट देखो कि भाई अब हम बात करें ये सर्वेरियर क्या था सर, उसके, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है बच्चे, ठीक है। तो नियर ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता चल गया कि एक रॉकेट बूस्टर था। लेकिन अभी रॉकेट बूस्टर बेसिकली क्या होता है, ये आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि देखो, किसी भी अगर अंतरिक्ष यान की हम बात करते हैं, देखो ये जो है मैं एक प्रकार का स्पेसक्राफ्ट बना रहा हूं, वैसे तो मैं बता चुका हूं लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। ये आपका ये एक प्रकार का क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल है, और इस लॉन्चिंग व्हीकल के चारों तरफ एक प्रकार के मोटर लगे होते हैं, बूस्टर मोटर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी रॉकेट को, अभी यहाँ पे देखो, ये जो देख रहे हो ऊपर वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन, यहाँ पे कोई भी उपग्रह होता है, ये उपग्रह, और उपग्रह के नीचे ये जो सेगमेंट देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, इसमें आपका जाकर के टारगेटिंग सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हो, ये है आपका रॉकेट बूस्टर। तो ये रॉकेट बूस्टर है, मतलब ये पूरा का पूरा जो एक यान था, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वेरियर 2 बोल सकते हो, ठीक है। इसमें से ये जो उपग्रह था, उपग्रह तो हमने चंद्रमा पे भेज दिया, लेकिन बाकी जो बचा ये जो सेगमेंट था, ये वाला जो सेगमेंट था, ये अंतरिक्ष में रह गया, और अंतरिक्ष में रहने के बाद चंद्रमा से उतनी दूर से आते पूरी पृथ्वी में, मतलब पूरे अंतरिक्ष में कहीं नहीं गया, हमारे अर्थ पे ये वापस आ गया। क्लियर है, ये समझ में आया रॉकेट बूस्टर का मतलब क्या होता है। तो ये जो यान था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सितंबर 1966 में सर्वेरियर
टू अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। ठीक है, उसी समय इसके 3 प्रक्षेपकों जो थ्रस्टर्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो फिगर में, यहाँ पे 3 थ्रस्टर हैं। इसमें एक मशीन लगी होती है। मशीन का मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें उतरने के लिए, लैंडिंग के लिए गैजेट लगा होता है, मशीन लगा होता है। ठीक है, इसके पीछे भी एक और है जो इसे आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद करता है। आपने चंद्रयान 2 के बारे में सुना होगा कि जो चंद्रयान 2 था, जो हमारा जो लैंडर था, विक्रम था, वो क्या हो चुका, उसके जो 5 पैर थे, 5 पैर वाला जो लैंडर था, वो प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं कर पाया। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब हो गया कि आसानी से चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया। उसमें से कोई थ्रस्टर खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो चंद्रमा की सतह से टकरा गया। तो सेम किस्सा जो है, जो हमारे चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, यही किस्सा जो है आपके नासा के इस सर्वेरियर यान के द्वारा हुआ, यान में हुआ। कब? 1966 में। ठीक है, तो ये जब सर्वेरियर अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, तब उसी समय से 3 प्रक्षेपकों में से एक थ्रस्टर विफल हो गया। मतलब ये जो लैंडिंग करने के लिए जो 3 पांव थे, 3 पांव में से एक इंजन समझो बंद हो गया, और इसकी वजह से क्या हो गया कि यह अंतरिक्ष यान जो है, इसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष यान चक्कर काटने लगा और सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मतलब ये जो सर्वेरियर देख रहे हो, ये जो सैटेलाइट बोल सकते हो आप, जो चंद्रमा की सतह पर कुछ खोज करने के लिए गया था, वहां की मिट्टी के बारे में, वहां के मिनरल्स के बारे में, वहां के इन्वायरमेंट के बारे में अन्वेषण करना था। मतलब इस मिशन का उपयोग क्या था कि अपोलो मिशन 1969 में जो हुआ था, अपोलो मिशन, उससे पहले चंद्रमा की सतह पर क्या करने के लिए, अन्वेषण, रिसर्च करने का के लिए इसे भेजा गया था। यानी कि जैसे अभी हमारा चंद्रयान 3 है, तो चंद्रयान 3 में हो सकता है, होपफुली हम क्या करें कि हम ह्यूमन को भेजें। तो भाई मानव को भेजने से पहले वहां के सतह के बारे में जानकारी भी तो बहुत जरूरी होती है। तो जो अपोलो मिशन था, उस अपोलो मिशन से पहले जो है ना, हमने क्या किया, नासा ने क्या किया, सर्वेयर 2 मिशन को भेजा था, जो फेल हो गया था। ठीक है, जो हमारे चंद्रयान 2 के जैसे सतह से टकरा गया था। अब ये जो सर्वेरियर अंतरिक्ष यान है, ये तो आपका दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन जो रॉकेट बूस्टर था, ये जो अभी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में था, वो सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करने वाली एक अज्ञात कक्षा में अदृश्य हो गया। यानी कि जो रॉकेट बूस्टर था, वो क्या हो गया, एक अननोन ऑर्बिट की बात कर लो, जिसे मैं मतलब किसी अन्य ऑर्बिट भी बोल सकते हो, हमें पता नहीं है, उस ऑर्बिट में ये पूरी तरीके से अदृश्य हो गया। और इतने सालों के बाद 2020 में ये कहां तक पहुंच गया, हमारे अर्थ तक पहुंच गया। तो सोचो कि ये छोटा सा न्यूज कितना बड़ा न्यूज बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि ये जो अभी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 3-4 चीजें आपके पेपर में पूछी जा सकती है। जैसे अपोलो मिशन से पहले कौन सा मिशन किया गया था, ठीक है। दूसरा, या फिर ये पूछा जा सकता है कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बेसिकली किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो किस तरीके से आप इंटरलिंक करोगे, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं खास करके। तो अब हम जब इसके बारे में बात कर ही चुके हैं, तो हम ये भी पता कर लेते हैं कि सर जिस रेडियो टेलीस्कोप ने इसके बारे में पता किया, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। तो गाइस, जिस रेडियो टेलीस्कोप ने इसे खोजा है, उसका नाम क्या है, पैन स्टार RS1 टेलीस्कोप। सर आप स्लाइड के ऊपर हो जाए ताकि नीचे का भी फिगर पूरा दिखाई सके। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। गुड इवनिंग निखिल। अभी देखो, हम बात करें किसके बारे में, रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है, देखो इसका अगर हम बात करें, इसका नाम क्या है आपका, पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप और रैपिड रिस्पांस सिस्टम। इसका नाम है स्पैन स्टारस्कोप का नाम है। यही पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप और रैपिड रिस्पांस सिस्टम है जिसने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि रॉकेट बूस्टर की खोज करी है। हवाई विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी द्वारा विकसित संचालित वाइल्ड फील्ड एस्ट्रोनॉमिकल इमेजिंग हेतु प्रणाली है। सिंपल से एक नॉर्मल, अगर आप शब्दों में पूछो सर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड फील्ड एस्ट्रोनॉमिकल इमेजिंग यानी कि ये एक प्रकार का ऐसा टेलीस्कोप है जो पूरे के पूरे अंतरिक्ष पर नजर रखने का काम करता है। साथ ही हमारी जो पृथ्वी है, उसके जो ऑर्बिट्स की बात करें, है ना, उस पर भी नजर रखने का काम करता है। और ये जो है नासा के द्वारा संचालित होता है। अभी ध्यान दीजिएगा कि पैन स्टार RS1
पैन स्टार RS-S1, ये जो है पहला पार्ट है पैन स्टार रेडियो टेलीस्कोप का। यानी कि हम बात करें पैन स्टार रेडियो टेलीस्कोप के अंदर में ये एक पार्ट है पैन स्टार RS-1, ये एक पार्ट है किसका, इस टेलीस्कोप का। और ये क्या करता है, आपके आकाश के चित्र लेने, मतलब जो भी आकाश है, जो भी स्काई है, जो फिर आप स्पेस की बात कर लो, तो ये उस सब के क्या करता है, इमेजेस लेता है ताकि हम बाद में पता कर सके कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें अभी आ रही हैं। तो अब ये क्या करता है, जो इमेज लेने वाला है किसी भी ग्रह का या किसी भी पिंड का या किसी भी आपके ना क्षुद्र ग्रह का, तो उसके लिए ये 1.8 मीटर टेलीस्कोप और 1.4 गीगापिक्सल कैमरे का उपयोग करता है। सो ये जो सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये जो करंट था, ये एक छोटा सा करंट था। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? तब मैं आपको मतलब दूसरे करंट की बात करूंगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया कि ये पैन स्टार S1 क्या है, सर्विवेयर क्या है और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि ये एक करंट सिर्फ एक करंट नहीं है, ये 3-4 चीजों को मिलाते हैं। यानी कि अभी जो अभी आपने पढ़ा या जो मैंने पढ़ाया, ये एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपका कवर करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे यमुना रिवर पॉल्यूशन के बारे में। वैसे तो इसके बारे में आपको बहुत जानकारी होगी कि हाँ यमुना नदी बहुत गंदी है, बहुत प्रदूषित हो गई है, बट इसमें और क्या क्या खास है, आपको किस तरीके से अपने नोट्स में इसको ऐड करना है, या फिर आप इस टॉपिक को, जैसे ये जो पहले वाला करंट था वो किससे रिलेटेड है, वो स्पेस से, तो ये जो यमुना रिवर पॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बता दें, क्या आपको ये समझ में आया? सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लास्ट क्लास है क्या? नहीं, अभी लास्ट क्लास नहीं है। हम अब क्या करेंगे, करंट और आपका जाकर के IT वाला सेगमेंट करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, उसके बाद साइंस एंड टेक की क्लास लास्ट होगी। ठीक है? और हाँ ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो, कोई भी अगर सवाल हो आपका मुझसे पूछना, क्योंकि ये करंट UPSC और PCS के लिए है। अब आप सोच रहे होगे कि सर वन लाइनर में बता दीजिए ना, वो वन लाइनर में यहाँ पे नहीं हो, ये पूरी तरीके से साइंस एंड टेक पे बेस्ड करंट। ओके, चलो यमुना रिवर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गाइस, हाल ही में दिल्ली पॉल्यूशन नियंत्रण समिति, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी द्वारा यमुना की सफाई पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, केंद्रीय जल शक्ति मिशन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एक मासिक प्रगति रिपोर्ट सौंपी थी। मतलब कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जो है, उन्होंने क्या किया कि यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी के पॉल्यूशन के बारे में इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी, एक मंथली रिपोर्ट भेजी। और उस रिपोर्ट में क्या लिखा, यमुना नदी के गंदगी के बारे में कुछ चीजें जो उन्होंने बताई, जो काफी क्रिटिकल है। वो क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा, वो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। चलो मोहित मोहम्मद यूनिस, अच्छी बात है बच्चे। अभी देखो गाइस, दिल्ली में यमुना नदी में परीक्षण किए गए सभी बिंदुओं पर मल कॉलिफॉर्म, फीकल कॉलिफॉर्म की जो सीमा है, जो आपका जो कि एक लिमिट होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, हम बात करें कि यमुना नदी में जो गंदगी है, उस गंदगी में से सबसे ज्यादा जो है क्या है, फीकल कॉलिफॉर्म, यानी कि मल कॉलिफॉर्म। मल कॉलिफॉर्म क्या होता है कि जो ह्यूमन का जो मल है, जो स्टूल है और जो जानवरों का स्टूल है, उन सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं, आपका फीकल कॉलिफॉर्म बोलते हैं, जिसको जानवर, मानव और पशु द्वारा मलमूत्र का उत्सर्जन जो है, ठीक है, वो जो है वो यमुना नदी में सबसे ज्यादा मिला है इस बार की मंथली रिपोर्ट में। अब आपको तो अच्छी तरीके से पता होगा कि जो जानवर है, जो भी पॉटी करते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होता है, सड़कों से धुल के गंदे नाले में जाता है, नाले से फिर बड़े नाले में जाता है, बड़े नाले से फिर नदियों में होता हुआ यमुना में वो मिल जाता है। तो इस बार की रिपोर्ट में यमुना नदी में जो मानव मल है और आपका जाकर के पशुओं का मल है, उसकी जो सीमा एक स्तर जो होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा है। तो अब सर कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना पानी के अंदर में। जी हाँ, पानी के अंदर में जो मानव का मल है या मल का जो एक लेवल है, कितना होना चाहिए,
तो देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, किसी भी नदी में, मैं ये नहीं बात कर रहा कि यमुना नदी में, किसी भी नदी में स्नान करने के लिए, नहाने के लिए जो मल कॉलिफॉर्म है, यानी कि जो आपका फिकल कॉलिफॉर्म है, उसका जो लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 500 MPN 100 मिली में, या उससे कम होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, 500 MNP, NMP का मतलब क्या हो गया? मोस्ट प्रोबेबल नंबर। कितने ml में? 100 ml में होना चाहिए। अगर 100 ml वाटर है तो उसमें ये जो मल का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए बच्चे? 500 होना चाहिए NMP, या इससे कम होना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तब वो जल नहाने लायक नहीं होता। यानी कि अगर हम बात करें कि या क्या सर अभी यमुना नहाने लायक है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं, अभी यमुना नहाने लायक नहीं है। अगर अभी आप यमुना में नहाते हो तो ध्यान रखना, आपको स्किन डिजीज से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, और अगर गलती से यमुना का पानी आपके पेट में चला गया तो आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम बात करें कि सर पानी में जो लेवल होना चाहिए, कैसे कैसे नापते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप पानी में नहा रहे हो तो नहाने की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं MNP, और अगर पानी पी रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? TDS, टोटल डिजॉल्व, क्या बोलते हैं? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। यानी कि पीने के पानी को जो जांच करते हैं वो TDS से, और नहाने के लिए पानी में जो जांच करते हैं वो है MNP। ये अपने नोट्स में कहीं पे साइड में लिख लीजिएगा। मैंने कहीं क्वेश्चन कहीं देखा है कि नहाने जब नहाने के पानी में, नदी में जो पानी होती है नहाने के लिए, उसमें कितना होना चाहिए लेवल, ठीक है सर? पीएच वैल्यू अधिक होगी तब, पीएच वैल्यू अधिक होगी तो भी दिक्कत है। दूसरा गाइस, अब हुआ ये कि इसके अलावा, मतलब ये तो चलो पॉल्यूशन की बात करें, इसके अलावा दिल्ली में 4 अवशिष्ट भराव क्षेत्र के निकट अलग अलग स्थान पर भूजलीय नमूनों में विभिन्न प्रदूषकों का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक था। मुझे पता है कि जो इंग्लिश वाले हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका कहने का मतलब क्या है। ये तो चलो यमुना की बात हुई, तो अब आपको पता होगा कि दिल्ली में बहुत जगह पे जो भी कूड़ा कचरा होता है, तो वो सभी शहर से कूड़ा कचरा को ले करके हम क्या करते हैं? कहीं पे डंप कर देते हैं। आपने देखा होगा, आप दिल्ली अगर जा रहे हो तो अगर आप नोएडा साइड पे, या फिर अगर आप हाँ नोएडा साइड की बात कर रहा हूँ मैं, और उधर और गाजियाबाद साइड में जाओगे या दिल्ली में जब इन करोगे तो कूड़े का बहुत बड़ा ढेर लगा होगा। या फिर अगर आप संत नगर साइड में रहते हो, संत नगर जा रहे हो दिल्ली के, संत नगर हुआ, जैसे मुखर्जी नगर की बात करें, दिल्ली में जो है IAS का जो हब है वो आपका मुखर्जी नगर है, तो मुखर्जी नगर से कुछ दूरी पर जाने पर संत नगर है, और संत नगर से जब आप आजादपुर की मंडी की तरफ जाते हो तो भी एक बहुत बड़ा कूड़े की मंडी होगी, देखा होगा, बहुत बड़ा कूड़े का मतलब एक ढेर सा लगा होगा। बहुत बड़ा का मतलब बहुत बड़ा, छोटा मोटा कूड़ा नहीं, मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं कि कूड़े को ले आकर डंप कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे ऐसे दिल्ली में 4 जगह थे जहाँ पे हमने कूड़े को डंप किया, मतलब जमीन को मतलब लेवल में लाने के लिए। फिर जब वहां जहाँ कूड़ा डंप था वहां पे देखा हमने कि वहां के जो भूजल है, मतलब ग्राउंड वाटर को लिया, तो ग्राउंड वाटर को लेने के बाद उसमें जो टॉक्सिसिटी थी, मतलब उसके जो अंदर, अब बोल सकते हो जो पॉल्यूंट था, प्रदूषक था, उसका स्तर भी बहुत ज्यादा। तो जो लोग जिनका घर मतलब ऐसी जगह पे है जहाँ पे कूड़े का बहुत बड़ा जमाव है, तो वो कूड़े का जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो धीरे धीरे बारिश से रिस से कहाँ जा रहा है? ग्राउंड वाटर में जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करो, देखो बच्चे, समझा आपको? ऐसे समझ में आएगा। ओके, नोएडा रहते हो आप, आजादपुर में ही है बिल्कुल, गाजीपुर में भी है। सर केवल हिंदी तो बहुत टफ हो जा रही है, अच्छा है कि इंग्लिश में स्लाइड है। हाँ मुझे पता है। TDS नॉर्मल कितना होना चाहिए? देखो, अगर आप उससे पूछोगे, अगर आपके घर में कोई वो है, पेशेंट, या बोल लो, कि आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग है, तब आपके पानी का TDS होना चाहिए कम से कम भी 120, 110 से 120 के बीच का TDS का पानी पीना चाहिए। लेकिन आजकल ये जो पैकेज वाटर आता है ना, उसमें जो है 50 से लेकर के 80 TDS होता है, जो कि पानी पीना सही
नहीं होता। देखो मैं अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चे, उसको ध्यान से सुनना। जैसे कि ये हो गई जमीन, मैं एक जमीन बना रहा हूं, मैं यहाँ पे ये बना लिया मैंने जमीन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज का मतलब आपकी बिल्डिंग्स हैं, ओके, ये आपकी बिल्डिंग्स हैं। और इसके कुछ दूरी पे ही कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है। ये मान लो डस्ट है, कूड़े का ढेर है। कूड़े का ढेर यहाँ पे क्यों है? क्योंकि अच्छा, इसको और अच्छे से बताया जाए। कूड़े का ढेर है, ये जैसे आपका ये मकान बना हुआ है, ये यहाँ पे क्या है? ये थोड़ा नीचे है, मतलब नीचे का मतलब कि यहाँ पे ये गड्ढा हो गया, समझ लो। ओहो, जैसे ये आपका घर है, ये आपका स्थान है, और यहाँ पे गड्ढा है। गड्ढे का मतलब आपका जो जमीन है वो नीचे है। तब होता क्या है कि जो सरकार क्या करती है, उसको भरने के लिए, यहाँ पे भरने के लिए यहाँ पे कूड़ा कचरा डालना स्टार्ट कर देती है। कूड़ा कचरा पता होगा आपको। अब ये कूड़ा कचरा धीरे 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 बढ़ जाता है, और सालों के बाद ये जो कूड़ा कचरा है, ये दब के एक लेवल में आ जाता है। लेकिन अब बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, तब होता है क्या, जब बारिश होने लगती है, तो कूड़े के अंदर में जो भी केमिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे केमिकल्स कहाँ चल जाते हैं, वो केमिकल्स धीरे धीरे नीचे की हो जाते हैं, मतलब जहां पे ग्राउंड वाटर है वहां पे जाना स्टार्ट कर जाते हैं। देखो जा रहे हैं। अब ये जाने के बाद जो पानी, नीचे का जो पानी है, उसमें ये मिलना स्टार्ट कर दे रहा है ग्राउंड वाटर में। तो अब नीचे का पानी तो बिल्कुल साफ है, ग्राउंड वाटर तो बिल्कुल साफ है। लेकिन हुआ ये, क्योंकि इस केमिकल की वजह से, किसके, ये जो कचरा है, इसके कचरे की वजह से इसके अंदर में जो भी आपका टॉक्सिक है, वो पानी के अंदर में मिल जाता है। अब पानी में मिलने के बाद जो है, ये हानिकारक पदार्थ पानी में तो मिल गया। अब मिलने के बाद मान लो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर की बात कर लो, यहाँ पे अगर बोरिंग की जाए, मतलब पानी को अगर हम बोरिंग के माध्यम से लें, यहाँ पे चापाकल लगा लें, ये मान लो चापाकल आपने लगा लिए, तब क्या होगा कि ये जो गंदगी, जो गंदा पानी है, वो पानी कहाँ पे आएगा, इस पानी के थ्रू जाएगा। और जो आप पानी पियोगे, उसमें से जो भी कचरा होगा, वो क्या हो जाएगा गाइस, आपके शरीर के अंदर में जाकर के नुकसान ही पहुंचाएगा। तो हुआ क्या, अब आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, कि अभी जो यमुना नदी के अलावा दिल्ली में 4 अवशिष्ट भराव क्षेत्र है। जो भी अवशिष्ट भराव क्षेत्र का समझ में आ गया, कि जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कूड़ा कचरा डाल देते हैं, कि निकट अलग अलग स्थानों पे, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे, अलग अलग स्थानों पर, वहां पे जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, हमने जब लिया तो उसमें जो प्रदूषकों का स्तर जो है, जितना होना चाहिए उससे बहुत अधिक था, ठीक है। और गाइस, अवशिष्ट भराव क्षेत्रों के निकट अलग अलग स्थानों पर लिए गए भूजलीय, मतलब ये जो भी आपका ग्राउंड वाटर सैंपल लिया था, जहाँ पे लैंडफिल्स हो रहा है, ठीक है, उनके नमूनों से पता चलता है कि इन स्थानों पे पानी की जो कठोरता है, पानी की कठोरता का मतलब क्या हो गया, कि पानी के अंदर में हार्डनेस बोल लो, की जो सीमा थी वो कितनी, 300 मिलीग्राम लीटर से अधिक है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पानी को पीते हो, तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर या बहुत सारी ऐसी बीमारी होने की संभावना होती है। और इन चारों जगह से जो हमने क्या किया था, जो वाटर का सैंपल लिया था, उसमें क्लोरीन और कैल्शियम की जो मात्रा है, वो भी काफी अधिक मात्रा में पाई गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कि इस प्रकार की जगह पे क्या रहना आपके और आपके परिवार के दृष्टिकोण से अच्छा है या नहीं है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और कुछ स्थान पे बात करें, तो कुछ स्थान पर जो है, जो सल्फेट का जो एक लेवल होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, वो 20 मिलीग्राम लीटर से भी अधिक थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, यमुना से भी रिलेटेड थी, और आपके दिल्ली के अंदर में जो ग्राउंड वाटर है, उससे भी थी। ठीक है, हाँ होता है बच्चे, विनीत होता है। तो मैं तो कहूंगा, ये जो टीवी जो भी ग्राउंड वाटर के अंदर ये सारी चीजें आ रही है, वो सही नहीं है। चाहे वो यमुना की बात करो, चाहे वो गंगा की बात करो, चाहे वो सरस्वती की बात करो। आगे से आप इस बात का ख्याल रखना, आप कोई भी अगर आप मकान लेते हो या जमीन लेते हो, तो पहले आसपास के इलाकों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कि कहीं आसपास में कोई
लैंडफिल तो नहीं हो रहा, कूड़े कचरे का ढेर तो नहीं है, क्योंकि आपको लगे कि भाई मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूरी क्या है, कचरे का इस प्रकार से ढेर है। अगर आप उस इलाके में भी रहोगे तो भाई ग्राउंड वाटर तो आप वहीं से लोगे। ऐसा थोड़ी है कि भाई ऊपर में ना आपकी दूरी है, बट ग्राउंड वाटर तो पूरा नीचे ट्रेवल कर रहा है। जैसे आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था, यूरेनियम की मात्रा जो है अभी बिहार के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिली। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और जो महावीर कैंसर संस्थान है, उन लोगों के रिसर्च के अनुसार जो यूरेनियम का स्तर था वो बिहार के ग्राउंड वाटर में मिला। तो वो धीरे धीरे कहा झारखंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं गाइस ग्राउंड वाटर को हम सभी ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, चाहे आप अपने घर की बात करो या मेरे घर की बात करो। हाँ ठीक है, आरओ लगा हुआ है, लेकिन आरओ हानिकारक टॉक्सिक को अलग थोड़ी कर पाएगा। कुछ कुछ कर पाता है, पर प्रॉपर तरीके से तो करेगा नहीं। अगर आप उसमें लिमिट सेट कर दोगे नहीं प्रॉपर तरीके से, क्या करे कि वो पानी के अंदर में जो भी आपके जाके हानिकारक पदार्थ है उन सभी को क्या करे, खत्म कर दे, तो भाई साहब जो हमारे मिनरल्स है जो भाई बॉडी को चाहिए वो भी तो खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जिसपे सरकार को ध्यान देना होगा और हमें भी खासकर। बिल्कुल सही कहा है अनमोल की दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कुछ जगह तो रहने लायक बिल्कुल भी जगह है ही नहीं। अगर आप रहना चाहते हो तो रह लो, लेकिन वहां पे रहोगे तो बीमारी पड़ोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। नोट्स बनाने के लिए ये क्लास दोबारा देख ली, मैं भी ऐसे करती हूँ। मोहित सर मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहे हो बच्चे? नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रैवलर। ट्रैवलर के बारे में सुना होगा आपने? जी हाँ बिल्कुल सुना होगा। और आजकल जो है इससे संबंधित बहुत सारे लॉ हैं। तो अभी जो करंट में बताने वाला हूँ बेसिकली वो आईटी से रिलेटेड है। आईटी का टॉपिक आपने नहीं किया, बट देखो किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं या किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये जो एक टॉपिक मैं ले रहा हूँ पोर्नोग्राफी, ठीक है। पोर्नोग्राफी आप जानते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। उसी को लेकर के 3-4 अभी 2020 में और 21 की जब बात करें तो बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं, संशोधन भी हुए हैं, बहुत सारे बिल भी आए हैं और सरकार इस क्षेत्र में का अच्छा खासा ध्यान दे रही है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक क्या है? तो हम बात करेंगे क्रैवलर के बारे में। तो क्रैवलर बेसिकली क्या है? हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस साइबर विंग द्वारा इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर हासिल किया है और यह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अपलोड की गई चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पता लगाने में मदद करेगा। तो जी सर लाइव क्लास का टाइम बता दीजिए। बच्चे लाइव क्लास की बात करें तो ये जो मेरी क्लास है ये आपके कितने बजे से 4:30 से आपके 6 बजे तक होती है। ओके, वैसे मेरी क्लास 3 बजे से 4:30 के बीच में होती थी, लेकिन अभी कुछ चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से अभी ये 4:30 से 6 बजे है। लेकिन केवल और केवल कल की जो क्लास होगी, है ना, कल बुधवार है ना, कल की क्लास कितने से 3:30 से लेकर 4:30 भी मेरी है और 4:30 से लेकर 6 बजे भी क्लास मेरी है। यानी कि कल की क्लास 2 क्लास है, 3 से 6 वो मेरी ही होगी। ठीक है सर, स्लाइड कुछ फास्ट है बच्चे, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप इसको देखो फिर बाद में आप उसको नोट्स बना सकते हो, है ना। ट्रैवलर बेसिकली क्या है? ट्रैवलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पता लगाने में मदद करेगा। और ये जो आपका जब सॉफ्टवेयर की बात करें, इससे महाराष्ट्र पुलिस ने साइबर विंग द्वारा इंटरपोल से हासिल किया है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानने लायक है वो देखिएगा। अब गाइस ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है? इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इर्द गिर्द कीवर्ड खोजने हेतु इनबिल्ट एल्गोरिथम इंस्टॉल की गई है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसी यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी होती है उनको इन अपराधों में लिप्त प्लेटफॉर्म का पता लगाने में मदद करेगी। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको समझ तो नहीं आया होगा ये जो मैंने सेंटेंस बोला, इट हैज अ बिल्ट algorithm to look the keyword around child pornography that would be example help law enforcement agency track forum that engulfed in the test stream। तो छोड़ दो उसको, ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, कोई भी चीज जो होती है, आप कोई भी चीज जब सर्च मारते हो, कोई भी चीज का मतलब, जैसे मान लो आप मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है, अभी तो आप मेरी क्लास ऑनलाइन किस में देख रहे हो? आप देख रहे हो
यूट्यूब में, अभ्युदय में। आज लेकिन अगर आप ये चाहो कि सर मैं क्या केवल आप इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हो अभ्युदय में, तो ऐसा तो नहीं है ना, मैं विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म में पढ़ाता हूँ, मेरा अपना भी प्लेटफॉर्म है। तो मान लो कि अब आपको ये जानना है ना, कि राज सर और कौन कौन से चैनल पे पढ़ाते हैं, या राज सर का कौन सा चैनल है, और ये बात आप मुझसे पूछ नहीं पा रहे हो, या फिर मैंने नहीं बताया, या फिर आपके मन में सवाल आया कि सर अगर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं तो जरूर ना कहीं और प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए होंगे, तो फिर आप क्या करोगे? आप मेरी क्लास को सर्च मारने के लिए क्या क्या यूज करोगे? आप सबसे पहला मेरा नाम जानोगे, राज शर्मा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे राज शर्मा सर क्लास, ठीक है, या फिर अभी आप देख रहे हो साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूं मैं, तो क्या डालोगे कि राज शर्मा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो क्या लिखोगे, राज शर्मा सर बायोलॉजी क्लासेस। तो आपने मेरी क्लास का पता करने के लिए आपने अलग अलग कीवर्ड यूज किए, जैसे राज शर्मा सर की क्लासेस, राज शर्मा सर क्लासेस, राज शर्मा बायोलॉजी क्लासेस, राज शर्मा साइंस एंड टेक क्लासेस। तो जैसे ही आप YouTube पे ये कीवर्ड यूज करोगे या फिर गूगल पे यूज करोगे राज शर्मा, IAS विथ राज शर्मा आप करोगे, तो कहीं ना कहीं मेरी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आपने क्या किया, कुछ कीवर्ड का उपयोग करके आपने मेरे बारे में पता लगा लिया, या कोई भी चीज, मैं ये नहीं बोल रहा, अगर आप चाहो, अगर आपको कुछ सामान लेना है, जैसे आपको एक लैपटॉप लेना है, तो आप YouTube पे क्या करते हो, या फिर गूगल पे क्या करते हो, अमेजन पे क्या करते हो, बेस्ट लैपटॉप, है ना, हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप, या किसी पर्टिकुलर नाम का लैपटॉप, ये सब डालते हो नहीं डालते हो, तब आपको आपके मनचाहे परिणाम को प्राप्त करने में सफलता हासिल होती है। तो ठीक उसी तरीके से जितने लोग भी फोन सर्च करते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार की वीडियो को सर्च करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे फोन HD, या फिर आप कोई भी फोन्स की बात कर लो। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर चाइल्ड फोन सर्च करता है, या फोन वीडियो 10 इयर्स, फोन वीडियो 15 इयर्स, इस प्रकार के कीवर्ड का उपयोग अगर करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लेवरल है, ये क्या करेगी, आपने जिस भी फोन से या जिस भी लैपटॉप से ये कीवर्ड सर्च किया है, ये कीवर्ड आपने जैसे ये सर्च किया, तो ये जो आपका क्लेवरल है, ये बता देगा कि किस स्टेट में बैठे हुए बंदे ने किस फोन से या किस लैपटॉप से फोन सर्च किया है, और खास करके कौन सा फोन, आपका जाकर के चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ध्यान दीजिएगा, हमारे इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी तरीके से बैन है, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा, इसमें ऐसे कुछ कीवर्ड डाले गए हैं कि अगर आप कीवर्ड डाल के सर्च करोगे तो उसे पता चल जाएगा। और इस फील्ड में जो भी लोग हैं, अपराधी लोग हैं भाई, बहुत लोग तो इस पर सर्च मारते हैं, लेकिन बहुत सारे जो पोर्न साइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वीडियो को अपलोड करने के बाद उसमें कुछ कीवर्ड डाल देते हैं, ताकि इजिली उनकी वेबसाइट तक पहुंचा जा सके। आया समझ में? जिस प्रकार से आप कोई भी सामान का कोई भी जैसे टाइप करते हो, तो जैसे कोई भी चीज सामान टाइप करते हो तो कुछ वेबसाइट आ जाती है ना, तो वो वेबसाइट ऐसे नहीं आती, उस वेबसाइट ने पर्टिकुलर उसी कीवर्ड का यूज अपने उस सॉफ्टवेयर में किया था, उस प्लेटफॉर्म पे किया था, तभी आप वहां तक पहुंच पाते हो। तो अगर जितने भी अपराधी होंगे, अगर इस प्रकार का क्या करेंगे, कीवर्ड का यूज करेंगे, तो या जो ट्रैवलर है वो आसानी से उस उन तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? गुड सॉफ्टवेयर। अभी तो मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ आज के इस टॉपिक में, और खासकर जितनी लेडीज हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनके कौन कौन से अधिकार हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई लड़का उस पर क्या करता है, अश्लील गाने गाता है, या उसके घर तक पीछा करता है, या किसी तरीके तक उसका नंबर प्राप्त कर लेता है, या उसका फोटो प्राप्त कर लेता है, तो किस धारा के तहत आप उस पर केस कर सकते हैं, मैं आपको आज वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, सजा क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये क्लास काफी अच्छी है, आप एक पूरी देखो उसको। दूसरा, अब गाइस ये केवल कीवर्ड तक ही सीमित नहीं है। ट्रैवलर ये क्या करेगा, इन फिल्टर के आधार पर, बेस ऑफ दिस फिल्टर, कौन कौन से, ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा कि इस प्रकार के चित्रों, यानी कि मान लो कि कोई जैसे वीडियो आपने डाला, तो वीडियो डाला है तो उसमें कोई ना कोई तो इमेज डाली होगी ना भाई, एक पूरी की पूरी वीडियो, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे की पोर्न वीडियो बना के डाल दी, पैसे कमाने के इरादे थे। तो भाई एक बताओ कि मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर, या फिर मेरे फेस का स्ट्रक्चर और आपके फेस का स्ट्रक्चर, और एक 10 साल 12 साल बच्चे का फेस का स्ट्रक्चर, ये तो बहुत अलग होगा ना। तो ये क्लेवर क्या करेगा, कॉलर बोलो, क्लेवर क्या बोलो,
कि ये क्या करेगा कि वो चित्रों, वीडियो, टेक्स्ट को खोजने हेतु इंटरनेट को स्कैन करता है, मतलब पूरे इंटरनेट को स्कैन करेगा कि इस प्रकार के कीवर्ड का यूज कौन कर रहा है, इस प्रकार के चित्र हो या वीडियो हो तो पूरे इंटरनेट पे मौजूद है या नहीं है। इस प्रकार किसी भी मीडिया पर पाए जाने पर सॉफ्टवेयर इसे डेटाबेस में संग्रहित कर देता है। मतलब किसी भी मीडिया की बात कर लो, चाहे वो फेसबुक बोल लो, चाहे वो इंस्टाग्राम बोल लो, या किसी वेबसाइट पे अगर अपलोड है वो बोल लो, तो अगर मिल जाए, मतलब इस प्रकार के अगर डेटाबेस, मतलब इस प्रकार के वीडियो या फेस चित्र या फिर कीवर्ड मिल जाए, तो ये आपका जाके जो फॉलो है या कोलैबोरेटर है, इसे क्या करेगा, अपने डेटाबेस में इसे स्टोर कर लेता है, और जिसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आने वाले मीडिया की पहचान कर उस पर कार्रवाई की जाती है। क्लियर है? तो सोचो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसे हमने इंटरपोल से लिया है। नेक्स्ट, TRACE, ये सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये जो आप TRACE देख रहे हो ये भी इसी करंट से संबंधित है, यानी कि हम यहाँ पे जो भी मैं करंट बता रहा हूँ सब अलग अलग है, लेकिन किस तरीके से सारे करंट को अपने नोट्स में आपको मर्ज करना है, यूपीएससी के लिए इंटरलिंक करना बहुत जरूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप अलग अलग नोट्स कितना बनाओगे, अलग अलग नोट्स का मतलब अलग अलग करंट कितना पढ़ोगे, लेकिन अगर आपके अंदर में किसी भी टॉपिक को इंटरलिंक करने की क्षमता है तो आप जो भी नोट्स पढ़ोगे, जो भी करंट पढ़ोगे, उन सभी करंट को एक ही साथ इकट्ठा कर लोगे, और एक साथ इकट्ठा करने से ये होगा कि जैसे पेपर आएगा आपको अलग अलग करंट करने की जरूरत नहीं है। आपने जो इकट्ठा किया है एक लाइन से उसे देखो और उसी से संबंधित वो सारी चीजें होंगी। जैसे अभी आपने क्या फॉलोअर या कोलैबोरेटर के बारे में सुना, अब दूसरा है TRACE, ट्रेस। ये ट्रेस क्या है ये देखो गाइस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा गठित ट्रेस एक टीम है। समझ में आ गया कि वो एक सॉफ्टवेयर था और ये एक प्रकार की टीम है। ट्रेस क्या है फिर से सुनेंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा गठित एक टीम है। क्या है? एक टीम है। चलो हाँ, मैं क्वेश्चन दे दूंगा। हाँ अतुल, ये टॉपिक आज का काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप इन सभी से अपने परिवार को भी सुरक्षित कर लो। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में क्या किया कि महाराष्ट्र के 12 अधिकारियों को, यानी कि 12 ऑफिसर्स को इंटरपोल के दक्षिण एशियाई विंग में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था। 12 ऑफिसर को जो है महाराष्ट्र से कहा भेजा गया? साउथ एशियन विंग ऑफ इंटरपोल में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। आया समझ में? ये जो अधिकारी हैं वो साइबर चाइल्ड उत्पीड़न के खिलाफ रणनीतिक प्रक्रिया, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, टैक्टिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लोरेशन, एक यूनिट है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ट्रेस, का मुख्य भाग है। समझ में आ गया कि ये ट्रेस का पूरा नाम क्या है? टैक्टिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लोरेशन। ये क्या है? ट्रेस एक प्रकार का एक यूनिट है, एक प्रकार की टीम है जो क्या करके रखी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने एक टीम गठित की है, जिसमें से इस टीम के 12 मेंबर को हमने क्या किया, साउथ एशिया विंग ऑफ इंटरपोल में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा है। ठीक है सर, एनडीए का बैच कब है? बच्चे मुझे एनडीए के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी। दूसरा, ट्रेस की बात करेगा तो ट्रेस यूनिट का गठन मुख्य रूप से महाराष्ट्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया गया है। यह यूनिट बाल यौन शोषण सामग्री, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, CSAM के खिलाफ देश भर में वर्ष 2019 से जारी अभियान का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट बेसिकली कहां पे है? मुख्य रूप से महाराष्ट्र में किया गया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ करने के लिए किया गया है। और ये यूनिट क्या करता है? पूरे के पूरे देश भर की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपके केवल और केवल मुंबई में, पूरे देश भर में बाल यौन शोषण सामग्री यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, वो वीडियो हो सकती है, फोटोज हो सकती है, उसके खिलाफ पूरे देश भर में काम कर रहा है। और ये 2019 से मतलब चालू है। दूसरा, ध्यान दीजिएगा गाइस कि वर्ष 2019 के दौरान, कब?
वर्ष 2019 के दौरान बाल शोषण को रोकने के लिए काम करने वाली एक अमेरिका आधारित गैर लाभकारी संस्था। मतलब 2019 में ऐसा नहीं कि हम ही केवल काम कर रहे हैं, हाँ, अमेरिका की अमेरिका की क्या है, गैर आधारित लाभकारी संस्था। मतलब क्या हो गया, आप इसे क्या बोल सकते हो, गैर आधारित को यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट एक एजेंसी है, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन, NCMEC, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन। मतलब ये भी एक प्रकार की एक एजेंसी है के द्वारा भारतीय एजेंसी के साथ सूचनाओं का साझा करना शुरू कर दिया गया था। उसके बाद से भारत में यौन उत्पीड़न सामग्री के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई। अब समझ में तो पता नहीं आया कि नहीं आया, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ ये आप लाइन क्या है। बेसिकली कि जो एक सेंटर है, मतलब एक संस्था है जिसका नाम बोल सकते हो नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन। ये और आपका जाकर के एक गैर सरकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिट एक एजेंसी है जो यूएस बेस्ड है। उन्होंने क्या किया, वो और ये आपस में मिल करके जो भी बाल उत्पीड़न सामग्री है या बच्चे कोई मिसिंग हो चुके हैं, किसी को किडनैप करके इस प्रकार के काम को कराया जा रहा है, तो ये सभी आपस में मिल करके काम करते हैं। यानी कि इस प्रकार की चीजों को हम पूरे देश से सहायता लेकर के, पूरे देश की एजेंसी से सहायता लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम को या काम को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। कई ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी टिप ये संस्था देती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को प्राप्त हुए थे। ये जो टिप है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को प्राप्त हुए थे, जो तब उसे उस राज्य को भेजते थे जहां बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित घटना हुई थी। मतलब जो भी टिप मिला उसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्राप्त कर लिए गए। डायरेक्ट कोई ना कोई तो एजेंसी होगी ना जो इन सब पे नजर रखेगी या इनके पास रिकॉर्ड मिलेगा। तो मान लो अगर इससे संबंधित कोई भी घटना होती थी तो वो कहाँ पे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास चली गई। और ये संस्था जो है आपका NCRB, ये जो है जो भी घटना हुई होगी या बच्चा जो भी मिसिंग हुआ होगा, जिस राज्य से मिसिंग हुआ होगा या जिस राज्य में वो वीडियो बनी होगी, जहां से वो इमेज प्राप्त हुई होगी, वहां के अधिकारी को भेज देते हैं। सर आपकी क्लास इतनी बेहतरीन होती है कि मुझे बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होती। थैंक यू सो मच। ऐसा ही होना चाहिए। स्टडी की बात करें, पढ़ाई में अगर बोरिंग अगर होना स्टार्ट हो जाओगे तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, है ना। इंटरेस्ट होना चाहिए हर एक टॉपिक को लेकर के, हर एक सब्जेक्ट को लेकर। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करते रहना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ओके, ताकि इसका लाभ आपके अन्य दोस्तों को भी मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं इसी से संबंधित, यानी कि ये जो पोर्नोग्राफी है उसी से संबंधित और क्या करंट है जो आपको पढ़ना है। देख रहे हो जो भी करंट में पढ़ा रहा हूँ सब इंटरलिंक है सब अलग अलग लेकिन है इंटरलिंक। जैसा अगला है ऑपरेशन ब्लैकफेस। नाम सुना है इसके, ऑपरेशन ब्लैकफेस किसने सुना है? अगर नाम सुना है, करंट है, आपने द हिंदू में कई बार देखा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में जरूर देखा होगा, या अगर आप करंट देखते रहते हो तो आपने ऑपरेशन ब्लैकफेस के बारे में भी पढ़ा होगा। विनीत क्या बोल रहे हो बच्चे, मेरा मैथ ऐसा नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा। ऑपरेशन ब्लैकफेस के बारे में अगर कुछ पता है तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और अभी आगे में बहुत सारी चीजें हैं। पास्को एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। पास्को एक्ट क्या है? हालांकि वो पुराना है, ध्यान दीजिएगा, पास्को एक्ट पुराना है, बट इस साल पास्को एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको पता करना है, ठीक है। और जो मैं आज बता रहा हूं इस पोर्नोग्राफी को लेकर के, ठीक है, अभी ये जो राज कुंद्रा वाला मैटर है वो क्या है, ठीक है, आप उसको भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो कि राज कुंद्रा को किस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। अगर आप बोलोगे सर ये बताइए कि क्या पोर्न देखना भी एक प्रकार का क्राइम है, क्लियर है, क्या पोर्न वीडियो अगर आप मोबाइल फोन पे देखते हो क्या वो क्राइम है या नहीं है? आप
उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन को पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है तो आप जरूर देना। सर इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया था, बिल्कुल सही कहा आपने। सर अनमोल ने कहा है सर इट इज अ कॉल फॉर साइबर सेल अबाउट पीडोफेलिया। ओके, ठीक है, पीडोफिलिया। पीडोफिलिया क्या है, आप में से बहुत लोगों को तो समझ नहीं आया होगा। पास्को एक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड हरासमेंट। क्या बात है सचिन, बहुत अच्छा। पास्को एक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, बहुत अच्छा। चलो चलो एक बार देख लेते हैं इसको भी। गाइस ऑपरेशन ब्लैकफेस की जब हम बात करें तो ऑपरेशन ब्लैकफेस जो है बाल यौन शोषण सामग्री, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के खिलाफ देश भर में जारी की गई एक कार्रवाई का हिस्सा है। यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है, आप बोल सकते हो ब्लैकफेस इस प्रकार का ऑपरेशन है जो किसके द्वारा, आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के खिलाफ अगेंस्ट जो है एक प्रकार का कार्यक्रम है जो पूरे देश भर में है। एनसीआरबी के द्वारा प्रदान की गई सूचना पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र साइबर पुलिस के अधिकारी शिकायतों को आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने वाले जिलों को भेज देते हैं। यानी कि ऑपरेशन ब्लैकफेस की जब हम बात करें, बिल्कुल सही कहा शिवम ने कि सब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ब्लैकफेस समझो पूरे देश में फैला हुआ एक कार्यक्रम है, इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई व्यक्ति इसमें लिप्त है या किसी प्रकार की वीडियो उसके पास है या किसी को भेज सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस ऑपरेशन से संबंधित वेबसाइट पे जाकर के एक जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो जिसके अगेंस्ट उस व्यक्ति पे कार्रवाई होगी। क्लियर है सर? हिस्ट्री क्लास कब होती है? हिस्ट्री क्लास बच्चे अभी नहीं हो रही है, हिस्ट्री क्लास खत्म हो गई आपकी, ठीक है। तो ब्लैकफेस ये है। नेक्स्ट, अभी आप में से बहुत लोग को पास्को एक्ट के बारे में नहीं पता होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज मतलब करंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जो सभी से इंटरलिंक होता जा रहा है, तो वो भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे 1090, अगर आप यूपी में हैं और अगर आप यूपी में हैं तब आपको 1090 के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में काफी चर्चा था, ये 1090। सर 20 के लिए कब तक का करंट करना होगा? बच्चे देखो, करंट की बात की तो वैसे तो साल 1.5 साल का करंट आपको पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी मुझे जहां तक लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यूपीएससी में जो करंट होता है ना, वो हमेशा आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो करंट से क्वेश्चन पूछेगा। मान लो कि कोई करंट आया, अगर उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आज से 4 साल 5 साल पुरानी है ना, उसको भी वो इंटरलिंक कर लेते हैं। इसी कारण से यूपीएससी अगर आप कर रहे हो तो कोई भी करंट जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट है, तो ऐसा नहीं कि हर करंट को पढ़ते जाओ, नहीं, आपको पहले ये आना चाहिए कि कौन सा करंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा करंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आएगा। तो किसी भी करंट को लो और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सभी को देख डालो। क्लियर है? मैं बिल्कुल सही कहा है, ज्योति ने कहा है सर कोटा यूपी गवर्नमेंट है, ठीक है। महिला सुरक्षा लाइन नंबर है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि इस योजना के तहत ये जो 1090 है, यूपी में कोई भी व्यक्ति अगर अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित साइट को सर्च करेगा तो आपकी आईडी से, मतलब आपके फोन से 1090 पर पुलिस सेवा को एक नया जो पुलिस 109 पर एक मैसेज चला जाएगा, ऐसा लोग कह रहे थे, ठीक है। और ये जो है मतलब आपने क्या किया, आपने यूपी की बात कर रहा हूं मैं, ये यूपी का करंट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आप यूपी पे हो, अगर आप यूपी में क्या हुआ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आपने सर्च किया तो आपकी जो फोन आईडी है वो 190 पर कैसा जगह तो मैसेज चल जाएगा, या किसी तरीके से उनके पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पता चल जाने वाला है कि आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखा है या आपने इस पर कुछ भी अपलोड किया है। और खासकर ये जो शुरुआत है महिलाओं के लिए किया गया है कि महिलाओं के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को और अश्लील हरकतों को कम करने के लिए ये जो है नया कदम यूपी सरकार के द्वारा जो है वो उठाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये कब शुरू हुआ, ये 12 फरवरी 2021 को 109 की तरफ से डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम हमारी सुरक्षा शुभारंभ किया गया था। ध्यान दीजिएगा, हमारी सुरक्षा, जितने भी यूपी वाले लोग हैं, यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन दे रहे हैं, तो ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला जो मतलब क्लाउज जुड़ा गया वो किसके तहत, हमारी सुरक्षा के तहत
इस प्रोग्राम में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक रोड मैप साझा किया गया है। ये आखिर 1090 डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जागरूक करके बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। यानी कि अगर आप यूपी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्च करते हो या वैसे वीडियो को देखते हो, तो ऐसा नहीं कि पुलिस आएगी आपको पकड़ के ले जाएगी। होता क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो और खास करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित, तो पुलिस आपके पास नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये जरूर पता चल जाएगा 1090 की टीम को कि हाँ किस इलाके से, किस मोबाइल नंबर से, किस बंदे ने क्या क्या इस फोन को देखा है या इस प्रकार की चीज देखा है। और मान लो इन फ्यूचर उस इलाके में कोई भी घटना घट जाती है, रेप से संबंधित, बच्चे के रेप से संबंधित या इस प्रकार की घटना, तब ध्यान दीजिएगा, तब पुलिस जो है आपको भी तलब करेगी कि आपने कुछ दिन पहले चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित आपने वीडियो सर्च किया है, आपने वीडियो देखा है, वीडियो आपने अपलोड किया है या किसी को भेजा है। समझ में आ रहा है? तब पुलिस आपको तलब करेगी और इसमें आप बेवजह फंस सकते हो। अगर आप यूपी में हैं और अगर आप इस तरीके की वीडियो को देख रहे होते हैं तो यह सावधान हो जाए, क्योंकि तुरंत तो आप पे कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर उस इलाके में कोई ऐसी घटना घट गई तो आप भी उसके शिकार हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ यह तय किया गया कि विमेन पावर हेल्पलाइन 1090 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइकोग्राफी जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री सर्च करने वाले लोगों को पॉपअप मैसेज के द्वारा भी सूचित किया जाएगा। हो सकता है कि आपके पास, अगर आप लोग मान लो कि आप लगातार यूज टू हैं, आप लगातार इस प्रकार के साइट्स को सर्च करते हैं, इस प्रकार की वीडियो को देखते हैं, तो आपके पास मैसेज आ जाए कि हाँ अगर आप इस प्रकार की वीडियो देख रहे हैं या चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधित कोई भी आपके पास सामग्री है तो उसे तुरंत डिलीट करें, जो भी प्रॉपर मैसेज वो गवर्नमेंट अपना भेजे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 1090 की जो पूरी टीम है ये बिल्कुल साइलेंट तरीके से काम कर रही है और इस प्रकार की चीजों का पता लगाने के लिए क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइकोग्राफी जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग कर रही है। जैसे कि अभी जो मैंने क्लेवर बताया था ना, समझ लो उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो यूपी यूज करने वाली है। सभी अभी बलिस्तान का मुद्दा काफी चर्चा में है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। चलो अब मान लो, अब आपका सवाल आप में से किसी ने पूछा कि सर अगर मान लो हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधित कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, या इस प्रकार की वीडियो अपलोड करते हैं, या मान लीजिए कि आपके फोन में इस प्रकार की कोई वीडियो है, तो क्या क्या सजा हो सकता है। पास्को एक्ट के तहत पहले किसी के साथ छेड़छाड़ करने पर भी सजा पे ही ना होती थी, लेकिन जो मैं ये पास्को एक्ट बता रहा हूं, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, कोई काम हो, बहुत इमरजेंसी हो, तभी मोबाइल छोड़ करके इस वीडियो को स्टॉप करना, अदरवाइज मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, या फिर अगर अपने जो भी दोस्त यार हैं उनको इसके बारे में जरूर बताना कि पासपोर्ट एक्ट जो नया वाला आया, 2012 की बात नहीं कर रहा, 2020 में जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, वो क्या चीज है, वो कितना मायने रखता है, ठीक है। तो अपने लोगों को भी बताना, अपने दोस्तों को बताना, और आप अगर आपके कलीग हैं, आपके कोई भी अगर भाई बहन है जो लगता है कि आप फ्रैंकली बात कर सकते हैं, तो इसके बारे में जरूर बताना जो मैं बताने वाला हूँ। सर आई डोंट नो हाउ माय क्वेश्चन इज, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि सर कभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी ही क्यों सब रखा गया है, केस तो वुमेन के साथ भी होते हैं ना, तो फिर चाइल्ड ही क्यों। प्रेरणा, बहुत अच्छा सवाल है आपका बच्चे, तो आज मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप जो पूछो ना सवाल कि सर ये जो चाइल्ड को लेके क्यों है, आप अगर मान लीजिए आप 18 साल से ऊपर की लेडीज हैं, तो क्या हमारे साथ नहीं हो सकता क्या। आज की क्लास बिल्कुल समझ लो उसी पे बेस्ड है। तो ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के जो किया गया है, इसके अलावा और कौन कौन से एक्ट हैं जो महिलाओं के और साथ साथ जो पुरुष है, यहाँ पे जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो लड़के देख रहे हैं, जो 20-25 साल के हैं, उनके लिए भी एक्ट है। कौन कौन सा एक्ट है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सवाल काफी अच्छा है बच्चे आपका, लेकिन उस सवाल का जवाब मेरे पास है, और कौन कौन सी चीजें, कौन सा करंट आपको पढ़ा है मैं आपको भी बताऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं पॉस्को एक्ट के बारे में, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये नोट्स आपने अपनी बुक में कॉपी में उतार लिए, इससे बेहतरीन नोट्स नहीं बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पॉस्को एक्ट के बारे में। गाइस, तो पॉस्को एक्ट की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, आपका जा करके जो ये चिल्ड्रन को, किसी भी बच्चे को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने का एक लॉ है।
ठीक है। अगर हम बात करें कि पॉस्को का पूरा नाम क्या है, तो पॉस्को का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसका पूरा नाम क्या है, पॉस्को। क्लियर है? चलिए तो देखिए इसमें क्या क्या चीज है गाइस। पॉस्को अधिनियम 2012 की जब हम बात करें तो इस पॉस्को एक्ट के तहत बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, बच्चों का हित का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो भी सेफ्टी है बच्चों की और साथ का उनकी जो सिक्योरिटी है उनका ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून लाया गया था। अभी ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गलत और सही का पता नहीं होता, ठीक है, और उनके साथ जो भी गलत चीजें होती हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसे गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को अगर वो गोदी लेता है, हक करता है, अगर उसके गाल पर किस करता है तो बच्चा इससे समान समझता है। उसे लगता है कि नहीं उसके पेरेंट्स या जो भी है कोई दोस्त से प्यार कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है वो किस मानसिकता के साथ उस बच्चे को हक कर रहा है, किस कर रहा है, ये तो पता नहीं है ना, है ना। तो बस अगर किसी पेरेंट्स के साथ है कोई बच्चा और उसके कोई रिश्तेदार इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये तो कॉमन सी चीज है। लेकिन अगर किसी के मन में कोई और कुंठा है तो ये जो है बाद में उस बच्चे के साथ गलत कर सकते हैं। और आए दिन हर महीने हर सप्ताह जो है हजारों बच्चे गायब होते हैं केवल और केवल सेक्सुअल रिलेशन के लिए। क्लियर है? तो ये जो पॉस्को एक्ट है वो पूरी तरीके से बच्चों पे बेस्ड है, बच्चों के लिए सुरक्षा का जो है वो ख्याल रखती है। गाइस ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम की जब हम बात करें तो इस अधिनियम में जो बालक को, जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जो 18 साल का जो बच्चा है, 18 साल का जो लड़का है, 18 साल की जो भी लड़की है, उसे बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है कि वो एडल्ट नहीं है, वो एक बच्चा है। और 18 साल से कम उम्र के साथ कोई भी अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो वो पॉस्को एक्ट के तहत ही क्या होगा, रखा जाएगा और उसे जो भी सजा दी जाएगी वो पॉस्को एक्ट के तहत ही जाएगी। कहते हैं ना, आपने देखा होगा मैं बच्ची नाबालिग नहीं है, नाबालिग अगर नाबालिग है अगर उसकी शादी कर दी जाए किसी भी तरीके से वो पॉस्को एक्ट के तहत जाता है। बिल्कुल बहुत ही, अगर इसके एक्ट में कोई भी फंस गया तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही गंजन पुर जाते उस व्यक्ति के। गुड टच बैड टच, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, पैसा या चॉकलेट दे करके बिल्कुल सिखाना चाहिए। बिल्कुल सर, इंडियन गवर्नमेंट बैन ऑल द पॉर्न साइट, व्हाई स्पेशली दे आर डीलिंग विद द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, व्हाई कांट दे इम्प्लीमेंट लॉ अगेंस्ट ऑल द पॉर्न साइट। मैं बताता हूँ, अच्छा सवाल पूछा आपने, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी कि सही बात है जब पॉर्न बैन है तो फिर क्या है। मैं बताता हूँ अभी, ध्यान दीजिएगा। तो इस अधिनियम में क्या किया गया, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को व्यक्ति के रूप में परिभाषित, बालक के रूप में परिभाषित किया गया है और ये बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को महत्व देते हुए बच्चों के श्रेष्ठ हितों और कल्याण का सम्मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है। यानी कि पॉस्को एक्ट की बात करें तो ध्यान रखना जरूरी नहीं, पॉस्को एक्ट में कोई भी आपका जेंडर जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। पॉस्को एक्ट में अगर किसी लड़के के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो वो भी क्या बोलते हैं, पॉस्को एक्ट में जाएगा, और अगर गर्ल है उसके साथ भी कोई बदतमीजी करता है तो वो जाएगा। तो पॉस्को एक्ट क्या कर रहा है, ये पूरी तरीके से डिफाइन करता है चाइल्ड के रूप में, और उसके चाइल्ड के जो भी आपका जो कि चाहे फिजिकल बोल लो, इमोशनल बोल लो, इंटेलेक्चुअल बोल लो, सोशल डेवलपमेंट बोल लो चाइल्ड का, वो सब ये सुनिश्चित करता है। क्लियर है? आप किसी बच्चे को किसी भी तरीके से हरास नहीं कर सकते हैं, चाहे उसके अपने ही माता पिता क्यों ना हो। पोर्नोग्राफी को देखना रेप को बढ़ावा देता है, बहुत अच्छा कहा, गुड इवनिंग दीदी। नाउ सर, यूपी गवर्नमेंट डूइंग द इम्प्लीमेंट ऑन AI बेस्ड कैमरास व्हिच कैन स्कैन दोज मैन जो गलती करते हैं वुमेन्स को पब्लिक की प्लेस में। हाँ बिल्कुल सही है, आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या लॉ हैं, कौन कौन सी। गाइस ध्यान दीजिएगा कि 18 साल से पहले की तो बात हुई थी, लेकिन फिलहाल ये जो है एक चर्चा में आया था। पिछले साल जो है महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है उन्होंने क्या क्या एक प्रकार का सजेशन दिया था, एक सुझाव दिया था कि 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से यौन शारीरिक संबंध अगर किया जा रहा है तो उसे पॉस्को अधिनियम के दायरे से बाहर कर देना चाहिए।
और इसके बारे में बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था इस प्रकार के सजेशन को कि ये सजेशन जो है अमान्य बोल दिया गया था। ठीक है भाई, पिछले साल महाराष्ट्र में क्या किया कि भाई ठीक है 18 साल नहीं, अगर 16 साल की लड़की है, 16 साल का लड़का है, अगर अपने अपने सहमति से अगर वो किसी किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसे पॉस्को एक्ट के तहत नहीं लेना चाहिए। लेकिन देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब हम बात करें, ये तो चलो पॉस्को एक्ट के बारे में पुरानी चीजें थी जो मैंने बताया कि भाई पॉस्को एक्ट क्या करता है और किन किन रूप में परिभाषित है। लेकिन जो सबसे मायने रखता है वो अब ये रखता है कि सर पॉस्को एक्ट में अभी किन किन नियमों को ऐड किया है, यानी कि 2020 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी सारे के सारे लोग ध्यान से सुनेंगे इस पॉस्को एक्ट के बारे में। फिर से कह रहा हूं, कोई भी काम अगर आपका है तो ठीक है, अच्छी बात है, करें, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुने, है ना। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन आपको जो है अनजाने मतलब जाने अनजाने में जो गलती हो जाती है लोगों से, उससे बचाने में भी काफी मदद करेगा। ध्यान दीजिएगा कि नए नियम के अनुसार, जो अब का नियम है 2020 का, जो भी एक्ट बना है, जो अभी संशोधित हुआ है, नए नियम के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई भी फाइल प्राप्त करता है, मतलब कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो सेंड करी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है, यानी कि एक ऐसी वीडियो है जो पूरी तरीके से पोर्न है, वो किसी बच्चे के साथ है, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी समझ में आ रहा होगा, 18 साल से कम में प्राप्त करता है, यानी कि मैंने लिया या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के बारे में जानता है जिसके पास ऐसी फाइल है, यानी कि मुझे लगता है कि आपके पास ऐसी वीडियो है, मैंने आपके फोन में देखी है और फाइल हो, या वह इन्हें अन्य लोगों को भेज रहा है या भेज सकता है, यानी कि मुझे लगता है कि आपके फोन में एक वीडियो है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है, और ये आप जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के जरिए आप अपने लोगों, अपने सर्कल में से क्या कर रहे हो, भेज रहे हो। भाई देखो, फोन देखना अगर हम बात करें, जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, 15 से लेकर के 20-22 साल की उम्र में, इनमें ना क्यूरियोसिटी होती है, इनके फोन में देखोगे तो कुछ ना कुछ फोन होते हैं। लेकिन ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि पेरेंट्स उस पर नजर नहीं रख पा रहे हैं। अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो सोचो, वो तो चलो रख रहा है, लेकिन अगर पता चल गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा उसको। तो उसके संबंध में विशेष किशोर पुलिस इकाई या साइबर क्राइम यूनिट cybercrime.gov.in को सूचित करना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास हो या किसी दूसरे के पास हो या आपने किसी तीसरे में देखा है, हो सकता है कि अगर आपके पास हो, मजाक मजाक में आपके दोस्त ने देख लिया, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, अगर उसने क्या कर दिया, मेल कर दिया इस नंबर पे कि सर ये ऐसे ऐसे नंबर पे, इस नंबर पे, उसके फोन में, आपके पास कहां से आया उससे कोई मतलब नहीं है, आपने बनाया या आपके पास वीडियो है, इससे कोई मतलब नहीं, आपके फोन में है, इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि आपके पास फोन में आ रहा है तो आप क्या करें, तुरंत डिलीट मारे और सामने वाले को बोल दे कि इस प्रकार की वीडियो में से सेंड ना करें। ध्यान दीजिएगा गाइस, इस नियम के अनुसार ऐसे मामलों में जिस उपकरण में, चाहे वो मोबाइल फोन, कंप्यूटर में पोर्नोग्राफी फाइल रखी हो, जिस उपकरण से प्राप्त की गई हो, ठीक है, या फिर जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित की गई हो, मतलब कि भाई वो पोर्न जो है आपका किस पे है, आपके जाके किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, सबकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। समझ में आ गया? इस रील के अनुसार अगर मान लो आपके फोन में भी कोई पोर्न वीडियो है, आपके लैपटॉप में भी कोई पोर्न वीडियो है, आया समझ में, या फिर आपने जहां से लिया है, मतलब कि मैं दोस्तों में भेजते ना वीडियो, कहां से आएगी पोर्न, ग्रुप बना हुआ है अपने दोस्तों का, उसमें आपको पता है कि दोस्तों का ग्रुप क्या होता है, दिन गाली चलती रहती है, मतलब ठीक है, दोस्तों के साथ ऐसे बात ही करते हैं। लेकिन अगर उस प्रकार की वीडियो अगर इसमें आ रही है तो ध्यान रखें, सबसे पहली बात तो क्या करें, उस ग्रुप को ब्लॉक करें, और जो भी दोस्त आपको इस प्रकार की वीडियो सेंड करता है उसे मैसेज कर दे कि इस प्रकार की वीडियो मुझे सेंड मत करो, नहीं तो मैं आगे कंप्लेन कर लूंगा। बस इस मैसेज को आप क्या कर दें, इस मैसेज को आप टाइप करके छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोन करके बोल दे कि यार मैंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको मैसेज किया है। और कल को मान लो कि ऐसा होता है कि इन फ्यूचर कि भाई कोई क्राइम हो जाए और पता चल जाए कि भाई आसपास के इलाकों, आप ही के आसपास के इलाकों में इस तरीके से कोई क्राइम हो जाए, तो भाई सॉफ्टवेयर तो बता देगा कि हाँ इस फोन के, इस व्यक्ति के फोन में ये फोन था, हो सकता है उसी से रिलेटेड हो, तो आप बोल सकते हो कि नहीं मेरे फोन में था ये डाटा,
लेकिन मैंने अपने दोस्त को मना कर दिया कि वो मुझे इस प्रकार की सामग्री ना भेजे। सर अगर हमें सेंड कर रहा है तो हमारा कोई फॉल्ट नहीं है सर। नहीं प्रेरणा, ध्यान दीजिएगा, आपको तो लगे कि आपका फॉल्ट नहीं है, अगर आपको कोई भेज रहा है इस प्रकार की सामग्री को, आप उसे तुरंत ब्लॉक करें या उसे बोल दें कि ऐसी चीजें मुझे सेंड मत करो, नहीं तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। आप नहीं बोल सकते कि अगर मान लो किसी ने आपको सेंड किया और आपके फोन में सेंड किया हुआ हो गया है 1 महीना 2 महीना, आपने क्यों नहीं इस पर एक्शन किया? अगर मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि अगर आपको कोई अश्लील वर्ड बोलेगा तो आप चुप शांत रहोगे? नहीं रहोगे ना, आप उस पर एक्शन लोगे कि नहीं लोगे? तो इस प्रकार की चीज अगर आपको कोई भी सेंड कर रहा है तो आप उसे बिल्कुल कड़े शब्द में बोल दें कि नहीं, अब का जो पासको एक्ट है वो बहुत ही हार्ड है। अगर एक बार आप इस चक्कर में फंस गए बच्चे तो बेल तक नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखना। किसी भी प्रकार का फोन अगर हो तब बात कर रहा हूं, अगर चाइल्ड फोन से संबंधित कोई चीज हो गया तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। आपको पता है ना अभी राज कुंद्रा, पैसे की कमी नहीं इस बंदे के पास। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज कुंद्रा के पास पैसे के साथ पावर भी बहुत है, लेकिन इस केस में फंसने के बाद ध्यान दीजिएगा, इज्जत तो जाती जाती है, पैसा तो ऐसे बहता है कि मत पूछो। इसका जो बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल आप देख रहे हो, कौन सा? ये केस, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे इसी में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, ये जो फोन की बात करें, मतलब जो नया ये पासवर्ड का नया रूल जो है वो कब से चालू हो गया है? जो बाल यौन अपराध संरक्षण नियम 2020 देश भर में 9 मार्च 2020 से लागू हो चुका है। यानी कि ये नियम को लागू हुए 1 साल 1.5 साल होने वाला है, 1 साल हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अभी आप में से किसी ने पूछा, बिल्कुल बोल सकते हो सर वुमन पे भी एक्शन होगा। बिल्कुल होगा, चाहे कोई भी हो। 92 में अमेरिका के क्या संविधान से लिया गया है, बहुत अच्छा। आप बोल सकते हो इंडिया जो है वो 3rd रैंक है। रिटन टेस्ट करंट का नहीं होता बच्चे, करंट अफेयर का नहीं होता। तो आप जब मेंस लिखोगे ना तो आप उसको क्या करोगे, इंटरलिंक करोगे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट। पहले क्या होता था कि अगर मान लो कि कोई कोई ऑफिसर, मान लो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या सेना का अधिकारी हो, अगर इस प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट को करता था किसी के साथ भी, तो यार उसे, मतलब उसे देखा जाए तो उसे सजा नहीं होती थी, या अपने पद का फायदा उठा करके वो इस समस्या से अलग हो जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ वो ध्यान दीजिए, गाइस। बाल यौन अपराध संरक्षण नियम के माध्यम से, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉस्को के माध्यम से पहली बार ये जो है नई चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। पॉस्को एक्ट के माध्यम से सर आईएएस के लिए क्या मैथ अच्छा होना चाहिए? नहीं बच्चे, ऐसा कोई नहीं है कि मैथ अच्छा होना चाहिए। बस आपको क्या होना चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए, थोड़ी बहुत, मतलब हाँ जोड़ घटाव घटाओ ये सब आनी चाहिए, कॉमन की बात करते हो तो वो चीज आनी चाहिए। गाइस जो पॉस्को एक्ट है उसके माध्यम से पहली बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट यौन हमला और यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट को परिभाषित किया गया है। मतलब जरूरी नहीं है भाई, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होगा, जघन्य अपराध बोल सकते हो, जो करने के बाद किसी को, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट कर, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद उसे मार देना, उसके साथ ऐसे काम करना जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। या आप बोल सकते हो कि यौन हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, किसी पर भी क्या करना, मतलब सेक्सुअल रिलेशन के लिए क्या करना, उस पर
हमला करना, उसका पीछा करना, या फिर आप बोल सकते हो सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब किसी को भी मैसेज करके तंग करना, मैसेज में भद्दी भद्दी बातें लिखना, समझ रहे हो ना। द्विअर्थी शब्द का प्रयोग करना, डबल मीनिंग का प्रयोग करना, ये एक प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट ही माना जाता है। समझ जाओ कि अगर मान लो कि मैं आप किसी को, किसी पर्सन को मैं मतलब क्या बोलता हूँ उसको, मैसेज करूँ कि हाँ आप अच्छी लग रही हैं, आप ये हो, आप वो हो, ऐसा है वैसा है, मैं कुछ इमोजीज भेज रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट ही है। सामने वाला बंदी मुझ पे क्या कर सकती है, जो लेडीज होती है मुझ पे क्या कर सकती है, केस कर सकती है कि इस बंदे ने मुझे अश्लील हरकतें करी है या अश्लील मैसेज का उपयोग किया है। तो किसी को भी मैसेज करने से पहले, आप खास करके किसी भी लड़की को मैसेज करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा, ठीक है। अब ये क्या है इसके अंतर्गत में देखो कि पॉस्को एक्ट में ये जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ या सेक्सुअल हरासमेंट है या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, क्या लिखता है इसमें। गाइस ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम के तहत ये भी बोला गया कि इस अधिनियम में अपराधों को ऐसी स्थिति में अधिक गंभीर माना गया है। मतलब कि जो पॉस्को एक्ट के तहत ये जो कोई जो जो भी अब मैंने बताया आपको सेक्सुअल असॉल्ट या कुछ भी, उनको और अधिक गंभीर माना गया है यदि ये अपराध किसी प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि किसी आईएएस, पीसीएस, किसी गस्टेड ऑफिसर के द्वारा हो, या किसी पुलिस के द्वारा हो, या किसी सेना आदि के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो अपराध होगा, वो अपराध जो होगा बहुत अधिक गंभीर होगा, यानी कि बहुत ज्यादा जो होगा उसे कंसिडर किया जाएगा कि नहीं, उसे सजा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत बच्चों से जुड़े यौन अपराध के मामले की रोकथाम के साथ ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में हर स्तर पर विशेष सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई। मतलब मान लो कि इस जुडिशरी के पास अगर इस प्रकार से कोई केस आता है जो सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये इस एक्ट के तहत ये कहा गया है कि ऐसे मामलों में जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी, जो भी जुडिशियल प्रोसेस होगा, ठीक है, उसमें क्या करेगा, जो न्यायालय होगा वो आपको जाके सबसे मतलब अलग से कोर्ट बनाएगा। ये नहीं बोल सकता तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं, बिल्कुल एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, और स्पेशल कोर्ट बनाने के बाद जो है उसका जो निदान होगा, समस्या का निदान, वो तुरंत का तुरंत होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 336 की बात कर रही थी, ये ये तो कोई ये बताओ कि ठीक है कि क्लास डेली नहीं होती है, चलो। सर हस्बैंड अगर फोर्स करे वाइफ को, तो क्या हस्बैंड को भी पनिशमेंट होगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है रचना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बिल्कुल रचना जी, मेरे को अच्छा लगता है, अभी कल का न्यूज पेपर हम तो ब्लॉक कर देते हैं। देखो रचना, अगर मैं आपसे बात कर, रचना आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अगर हस्बैंड फोर्स करता है तो ध्यान रखना, अगर हस्बैंड भी फोर्स करता है तो उस पे भी सेम सेम लॉ होगा, सेम कानून जो है अप्लाई होगा, जो कानून किसी दूसरे पर लागू होता है, अनजान व्यक्ति के साथ होता है। अगर आपका पति है तो बस पति का मतलब ये नहीं है कि वो उत्पीड़न करे। सेक्सुअल हरासमेंट की जब हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर मामले में सेक्सुअल हरासमेंट जो है पति के द्वारा ही किया जाता है। पत्नी का मन ना होने पर भी पति का जबरदस्ती करना सेक्सुअल हरासमेंट ही कहलाएगा। और पत्नी चाहे तो क्या कर सकती है, पत्नी चाहे तो पति पर केस कर सकती है, आया समझ में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर भारत में लोग क्या करते हैं, जो लेडीज होती है वो अपने पति को इसी बात की धमकी देती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी या कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं आपके जुट पे झूठा केस कर, ठीक है। लेकिन अगर आपके सच में अगर सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है या पति आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ध्यान लीजिएगा कि सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में या सेक्सुअल रिलेशन के मामले में अगर कोई भी बंदी, कोई भी लेडीज क्या करती है, अगर थाने में जाकर के इस कंप्लेन दर्ज करती है, एफआईआर करती है, तो 24 घंटे के अंदर नहीं, 12 घंटे के अंदर उसका मेडिकल टेस्ट करना होगा। मेडिकल टेस्ट में अगर ये बात सच हो जाती है कि हाँ भाई आपके साथ क्या किया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा सामने वाले बंदे को किसी भी सूरत में नहीं बचाया जा सकता। अब का ये लॉ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर किसी पत्नी ने अपने पति पे झूठा आरोप लगा दिया, तो पति के लिए कानून है कि वो क्या है सजा का प्रावधान, मैं आपको अभी बताता हूँ, आगे देखिए। ध्यान दीजिएगा पास्को एक्ट के तहत ये भी बोल दिया गया, आगे फर्स्ट को, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट।
लाइक जरूर करते रहना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक तो करते रहो वीडियो को, क्योंकि ये क्लास आपकी काफी अच्छी है। सर बच्चों को बेचने पर किस अधिनियम के तहत यूज सजा होगी? भाई बोल तो दिया आपको, यही तो पासवर्ड लगेगा ना उस पर भी। ठीक है, साथ ही क्या किया गया इस पासवर्ड की जब बात करें तो साथ ही इस अधिनियम में पीड़ित को चिकित्सीय सहायता और पुनर्निर्वास के लिए मुआवजा प्रदान करने की भी व्यवस्था की है। यानी कि मान लो किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, तो जो भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और उसकी कंडीशन पूरी तरीके से क्रिटिकल हो चुकी है, तो क्या होगा कि जो पीड़ित होगा, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, सारा का सारा खर्चा जो होगा वो इस अधिनियम के तहत वहन होगा। और जो भी उसके बाद, मतलब आपको पता है कि किसी के साथ अगर बलात्कार हो जाए तो होता क्या है कि यार लड़की जो भी होगी वो रह नहीं पाती, मतलब उस इलाके में तो बदनामी हो जाती है। तो इस तहत के तहत जो है पुनर्निर्वास के लिए, मतलब आपका जाके उसे दोबारा उसे अपनी लाइफ को सही करने के लिए मुआवजा भी प्रदान किया गया है। और यह अधिनियम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि ये लड़की के साथ हो, लड़के के साथ भी अगर सेम समस्या हो तो वो भी कंसीडर होगा, यानी कि ये इसमें कोई भेदभाव नहीं होगी। और ध्यान दीजिएगा इसकी वर्ष 2019 में, कब वर्ष 2019 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉस्को में 2019 में संशोधन किया गया है क्या कि गंभीर पेनिट्रेटिव यौन प्रार्थना, अग्रेसर, गंभीर का मतलब अब तेज हो गया है, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। मतलब 2019 में ये कह दिया गया। निर्भया कांड का सुना था आपने? तो निर्भया कांड में हुआ क्या कि भाई निर्भया कांड में उस निर्भया के साथ, बच्चे के साथ रेप करके उसकी वजाना में रॉड डाल करके उसे पूरी तरीके से, मतलब उसकी बॉडी को बर्बाद कर दिया गया था। या फिर अभी आप देखो एक डॉक्टर को जला दिया गया। तो अगर इस प्रकार का कोई भी जघन्य अपराध करता है, यानी कि रेप करने के बाद अगर उसे उसे जलाता है, उसे मार देता है, इस तरह की कोई भी चीजें करता है, तो ध्यान रखना 2019 का अमेंडमेंट किया गया है कि अगर ऐसा अगर अपराधी प्रूव हो गया कि उसने अपराध किया है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। क्लियर है? एसिड, हाँ एसिड अटैक भी हो सकता है, एसिड अटैक भी हो सकता है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें, सर ये जो आप चाइल्ड की बात कर रहे हो, तो बच्चे की बात कर रहे हो, तो क्या बच्चे का परिभाषा क्या है? मतलब क्या हम सभी केसेस में बच्चे की परिभाषा अलग अलग रखेंगे? तो देखो मैं आपको बता दूं, एसिड अटैक हाँ हो सकता है, एसिड अटैक में भी एसिड अटैक भी हो सकता है, बट एसिड अटैक रैप में नहीं आता, उसमें एक अलग सा वो लगेगा, क्या बोलते हैं इसको, अलग सा एक्ट लगेगा। हरासमेंट, हाँ सेक्सुअल हरासमेंट का केस के अंतर्गत बोल सकता है कि हाँ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश किया और उसके बाद जब नहीं हो पाया तब उसने ऐसे फेंक दिया, तो 3-4 एक्ट मिला देते हैं उसमें। ठीक है, तो देखो विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित आयु वर्ग के तहत चाइल्ड और बालक की परिभाषा क्या क्या हो सकती है? पास्को एक्ट की जो बात कर रहा था मैं, तो पास्को एक्ट के तहत जो बच्चे की परिभाषा है वो क्या है? 18 साल तक है कि भाई 18 साल तक तो हम पास्को एक्ट के तहत हम बच्चा माने। क्लियर है? पास्को एक्ट के तहत क्या मानेंगे? हम बच्चा मानेंगे। दूसरा, हाँ बिल्कुल प्रियंका के मामले में भी। दूसरा जो है गाइस चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर की जब हम बात करें, जो बाल मजदूर है, बाल मजदूर को हम क्या माने? क्या हम 18 साल को बाल मजदूर मानेंगे या 17 साल को मानेंगे बालक? नहीं, हम बाल मजदूर की बात करें, चाइल्ड लेबर की बात करें, प्रोविंशियल एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत जो 14 साल से नीचे का बच्चा जो होगा उससे आप काम नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आप उससे काम कराते हो तो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत जो है आप पे कार्रवाई हो सकती है। हाँ, अगर बच्चा 15 साल 16 साल का है तब वो काम करने में सक्षम है। क्लियर है? दूसरा, जुवेनाइल जस्टिस की जब हम बात करें, तो केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात करें, तो जो किशोर न्यायालय की बात करें, तो बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जो बच्चा होगा वो 14 साल से कम का होगा। यानी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बात करें, जुवेनाइल जस्टिस में जो बच्चा है, बच्चे की जो परिभाषा है वो 14 साल तक दी गई। ठीक है। दूसरा, कंपनी एक्ट की जब हम बात करें, तो कंपनी एक्ट जो है 1940 एक्ट के तहत जो बच्चे की परिभाषा है वो 15 साल की है। तो ये जो चार है बच्चे की परिभाषा, इन चारों की तरह ही देखा जाता है। तो आप सब अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लेंगे। सर मेटल रेप का, मेटल रेप
कब माना जाएगा? मेटल रेप का मतलब क्या होता है? पहले ये देखो मेटल रेप का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। गैजेट्स टू, ठीक है। मेटल रेप का मतलब होता है कि नहीं आप बार बार उसे क्या कर रहे हो, हरास कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, गंदी गंदी बातें कर रहे हो, उससे वो लड़की परेशान हो रही है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है, उसको माना जाएगा। ठीक है। अमेंडमेंट बिल 16 ईयर रेप केस, क्लियर है। सो देखो आज की जो क्लास है, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास से संबंधित कोई भी अगर आपके पास मुझे सवाल हो तो मुझसे सवाल पूछे, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो आज की जो क्लास में आपने देखा कि हमने कुछ करंट्स की बात की और कुछ ऐसे करंट जो तीन चार करंट को हमने एक साथ इंटरलिंक कर लिया, इसी तरीके से आप भी करेंगे। वैसे अभी और भी इसमें चीजें बाकी हैं, जैसे मैंने बोला था शक्ति एक्ट क्या होता है, महाराष्ट्र में अभी कौन कौन सा अमेंडमेंट लाइक बिल लेके आया है, इसके अलावा कौन कौन सी और धाराएं हैं जो आप सभी को जाननी चाहिए, वो हम बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो अभी कोई भी क्वेश्चन हो आज की क्लास से रिलेटेड तो मुझसे पूछिए, हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास आप मुझे जरूर बताना, कमेंट जरूर करना आज की क्लास कैसी लगी। और इससे रिलेटेड अभी और भी बहुत सारे लॉ हैं जो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है, वो भी करेक्ट है। तो कल की क्लास जो है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है हमारी क्लास, दोनों क्लास। कुछ एक पार्ट में करंट कर लेंगे और एक पार्ट में हम जो हायर बेस्ड है वो कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ध्यान रखना, और शेयर भी जरूर करना। और जितने भी लोग हैं, देखो आप पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। आज तो और उसके अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, रियल लाइफ में पता होना चाहिए। देखो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें या सेक्सुअल कंटेंट की बात करें, इस पे बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते, ठीक है। जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस गलतियों पर हम क्या करें, हमेशा पकड़ ना करें। कुछ ना कुछ अगर नियम और कानून अगर आते हैं तो हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हमें उन नियम और कानून का पालन करना चाहिए। वैसे तो आपको लगता है कि नहीं हम सभी फ्री हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब इस प्रकार के केस में फंसता है तो ध्यान दीजिएगा गाइस, उसका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, है ना। उसके जो पैसे की बात करें वो तो खर्च होते होते हैं, साथ में जो सोसाइटी में जो इमेज होती है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आप देख सकते हो राज कुंद्रा के केसेस में, है ना, राज कुंद्रा उसके इसमें फंसा नहीं, उसकी जो वाइफ है ना, उसकी क्या गलती थी? या चलो उसकी गलती होगी भी, लेकिन उसकी उसकी वाइफ की वजह से, मतलब उसके पति की वजह से उसके वाइफ के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे वो हाथ से चले गए। वो बहुत सारे सीरियल में काम कर रही थी, बहुत सारी मूवीज आ रही थी, सब के सब खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि केवल और केवल इस केस में फंसे थे। तो ये जो केस है, ये जो सेक्सुअल मैटर वाला केस है, ये बहुत ही गंभीर अपराध है। जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करना चाहिए कि इससे हम बच के रहें। क्योंकि अगर आप एक बार इसमें फंसते हो तो ध्यान रखना, आपको आपको तो उसके किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन आपके परिवार को भी उसकी किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। आपके मम्मी पापा, आपके भाई, आपके परिवार, सबके जेल चल जाएंगे। सर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर पे भी लॉ है, हाँ जी बिल्कुल रचना है। मैं आपको कल बताऊंगा कि अगर एक्स्ट्रा मटेरियल है, अगर मान लो किसी का मटेरियल अगर अफेयर है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन सा कानून है, आप किस तरीके से किस एक्ट के तहत आप केस कर सकते हो, ये भी है बिल्कुल। हाँ हाँ, सर सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, हाँ बिल्कुल। बहुत सारे स्कूल जो है इस टॉपिक पे बात करते भी हैं। अब तो 6 क्लास से सेक्सुअल जो एजुकेशन है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। थैंक यू सो मच रुचि। ओके, इतनी शानदार की आवाज सही नहीं आ रही तो पिछली तो ओके। ओके, आवाज आज भी साफ नहीं आ रही क्या? देखो लास्ट मैंने क्या बोला, जो टॉपिक इस तरीके का हो तो अच्छा लगता है, मतलब कौन कौन से लॉ है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, वैसे इस टॉपिक पे हम अभी बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जैसे कि मैंने आज कहा आपको कि अगर कोई लड़की है, कोई उसका पीछा कर रहा है, ठीक है, वो घर पे नहीं बता सकती, लेकिन आप उसको धमका तो सकते हो कि किसी सेक्ट के तहत मतलब अंदर भेज सकते हो। किसी शादी या किसी कहीं शादी में हो, आप कहीं पार्टी कर समय कोई चुपके से आपकी फोटो ले लेता है, ठीक है, और फोटो लेके आपको वापस सेंड करता है तो आप अच्छी लगी थी करती थी, आप उस पर भी केस कर सकते हो। वॉइस तो ठीक थी, ओके आ रही है, ठीक है। तो आपके कोई सवाल नहीं है, और ठीक आपको अच्छी क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। कल जो है 3 बजे हम वापस मिलते हैं
इसी में आगे बढ़ेंगे, आप और कुछ करंट की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, और इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो मैं आपको बताऊँ। थैंक यू सो मच। अर्चना इन टॉपिक पे बात नहीं कर पाते, सबसे बिल्कुल सही कहा है अर्चना, इन टॉपिक पे किसी से बात नहीं कर पाते, लेकिन ध्यान दीजिए कि अपने लाइफ में एक ऐसा बंदा होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिससे आप इन सब बातों को शेयर कर सकते हैं। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं। किसी एक बंदे के साथ आपके रिलेशन अगर आपके हों, अच्छे हों, जिनसे आप इन बातों पे डिस्कस कर सकते हो, तो आप डिस्कस करें। क्योंकि आपको पता है जो आत्महत्या के केसेस की बात करें, तो आत्महत्या के केस की बात कर लो या इस प्रकार के जितने भी अपराध हैं, वो ज्यादातर इसलिए घटित होते हैं क्योंकि हम इस बारे में किसी को नहीं बताते और वो घटनाएं हो जाती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अब भाई मान लो किसी लड़की एसिड अटैक की हम बात करें, आपको क्या लगता है कि कोई भी आके आपके चेहरे पे एसिड फेंक के चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा? नहीं भाई साहब, अगर एसिड अटैक जो है वो जो सामने वाला बंदा करता है, वो एक्सट्रीम लेवल पे आने तक बात करता है। पहले आपका वो पीछा करता है, आपका नंबर हासिल करता है, आपको मैसेज करता है, आपको धमकी देता है कि आप उससे बात करो, ये तो ये कर देंगे। तो आप सोचते हैं नहीं नहीं, इसे बदनामी होगी, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, और नहीं बताने के चक्कर में, है ना, ये लेवल इतना आगे बढ़ जाता है कि वो एसिड अटैक या फिर जो भी आपका रेप जैसी घटना घट जाती है। ठीक है, हाँ, कुछ केसेस में मैं मान सकता हूँ कि कुछ केसेस में है अनजाने में हो जाते हैं, जैसे लेट नाइट से काम करके आप बाहर जा रही है, किसी जो बंदे कुछ ड्रिंक किए हुए हैं वो आपको पकड़ लिए, वो बात अलग है। लेकिन उस समय भी अगर आप रात से बाहर निकल रही है, तो भी आपको इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। अगर आप अकेली है तो अकेले मत ना जाए, आप किसी को लेके जाए। अब ऐसा नहीं, वो अब अगर आप ये नहीं बोल सकते सर, ऐसा थोड़ी है कि हम लेडीज हैं तो किसी को बता नहीं सकते, कुछ चीजों का ख्याल आपको खुद भी रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन आपके पास एक ऐसा बंदा जरूर होना चाहिए, ठीक है, कि जो आपकी बात को समझ सके और इन सब चीजों पे आपको समझा सके। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, अगर मान लो आपके साथ कुछ गलत चल रहा है तो आप ऐसे बंदे को समझा रहे हो जिसके पास खुद की नॉलेज नहीं, उनको नहीं, जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज है इस बारे में, जो आगे इस टॉपिक पर एक्शन ले सके, उनको ये बात बताना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी, ध्यान दीजिएगा, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी थी ही थी, लेकिन आपके रियल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी तो मैं आप सभी को एक सुझाव दूंगा, खास करके जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनको, कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घटती है जो नहीं होनी चाहिए, या कोई भी ऐसी घटना घटती है जिनको आपको बताने में, अपनी मम्मी पापा या अपने कलीग को बताने में आपको थोड़ी सी शर्म महसूस होती हो या घबराहट महसूस होती हो, तो आप उसे किसी थर्ड पर्सन को जरूर से जरूर बताएं, नहीं तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो सकता है। इसलिए एक वो जो है ना, कहते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें, ये बिल्कुल सही बात है। आपके पास किसी का भी अननोन मैसेज आए, कोई भी अगर आपको फ्रेंडशिप के लिए बोले या आपकी फोटो या आपको वापस भेजे, आपका कोई भी पीछा करे, तो आप अपने गार्जियन को, जो जो आपसे बड़े हो या कोई चीज समझते हो, बेझिझक बता दो मुझे। ठीक है, इससे आपकी बदनामी नहीं होगी, क्योंकि आप सही हो। अगर आप ये बात बता देते हो तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी ये सोचेंगे कि नहीं, ये जो मेरा बच्चा है या जो मेरी बच्ची है, उसने पर अच्छा काम किया। क्लियर है? कैप ड्रेस, हाँ बिल्कुल देखा मैंने, वो भी देखा, सब गलत है। क्या हंसता, अगर लड़की हंस के बात कर ले तो पूछा करते। हाँ, ये सब सही है, कोई बात नहीं, काफी जितना मैं लगातार बोल रहा हूँ। एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशनशिप इज लीगल इन लाइक 14 497 ऑफ आईपीसी, क्या बात है। ठीक है, अभी जो भी है ठीक है, आप जो भी मैंने बताया आप समझदार है, समझ लेंगे। आज की क्लास को हम बच्चे ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कल 3 बजे मिलता हूँ। आज के लिए थैंक यू।